दिल्लियों का सबसे बड़ा खजाना है वहाँ का स्ट्रीट फूड। कोई शहर अपने कबाब के लिए मशहूर होता है, कोई पानी पूरी के लिए, कोई छोले भटूरे के लिए, तो कोई इडली डोसे के लिए। लेकिन इस कहानी में जो स्वाद छिपा है वो बिल्कुल नया है। ये है बिरयानी डोसा रेवोल्यूशन की कहानी। हैदराबाद के पास एक छोटे से कस्बे में रफीक नाम का लड़का रहता था। उसके पिता मजदूर थे, माँ घर में बिरयानी बहुत स्वादिष्ट बनाती थी। लेकिन गरीबी की वजह से रफीक की पढ़ाई बीच में ही छूट गई। दिल में हमेशा एक सपना था कि उसकी माँ की बिरयानी का स्वाद पूरी दुनिया चखे, लेकिन वो कैसे? ना पैसा था ना जगह। एक दिन उसने सड़क पर डोसा बेचने वालों को देखा। उसके मन में अचानक ख्याल आया कि अगर बिरयानी और डोसा दोनों को मिला दूं तो। माँ ने पहले हंसकर कहा, बेटा ये क्या पागलपन है, बिरयानी और डोसा साथ में कौन खाएगा? लेकिन रफीक ने हार नहीं मानी। उसने चावल का बैटर बनाया, तवे पर डोसा डाला और बीच में गर्मा गर्म बिरयानी भरकर रोल बना दिया। जब उसने खुद चखा तो उसे लगा कि यही उसका सपना है। कुछ दिन बाद उसने उधार लेकर एक पुराना ठेला खरीदा और उस पर बोर्ड लगाया, बिरयानी डोसा सिर्फ 30 रुपए में। पहले दिन सिर्फ 2 ग्राहक आए, एक कॉलेज का लड़का और एक सब्जी खरीदने वाली महिला। लड़के ने खाकर कहा, भाई कमाल कर दिया, इसमें बिरयानी का मसाला भी है और डोसे की पुरकुराहट भी। धीरे धीरे लोगों में चर्चा होने लगी। फिर एक दिन एक फूड ब्लॉगर ने वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पे डाल दिया। वीडियो वायरल हो गया। अगले दिन उसके ठेले पर लंबी लाइन लग गई। कॉलेज के छात्र, ऑफिस वाले, यहाँ तक कि पर्यटक भी आने लगे। अब बिरयानी डोसा सिर्फ एक ठेला नहीं बल्कि एक रेवोल्यूशन बन चुका था। लेकिन सफलता के साथ दुश्मनी भी आई। पास पड़ोस के ठेले वाले जलने लगे। किसी ने उसका सिलेंडर चुरा लिया, किसी ने अफवाह फैलाई कि बिरयानी डोसा सेहत के लिए खराब है। लेकिन रफीक ने हार नहीं मानी। कोयले की आंच पर भी उसने डोसा बनाकर दिखा दिया। लोग उसकी जिद और मेहनत देखकर और भी उसके फैन बन गए। धीरे धीरे उसने बिरयानी डोसा के नए नए फ्लेवर बनाए, चिकन बिरयानी डोसा, मटन बिरयानी डोसा, वेज बिरयानी डोसा और बच्चों के लिए चीज़ बिरयानी डोसा। हर किसी के लिए उसके पास एक अलग स्वाद था। लोग कहते, भाई पेट तो भर गया लेकिन दिल नहीं भरा। समय बीतते बीतते उसका छोटा ठेला बिरयानी डोसा रेवोल्यूशन के नाम से मशहूर हो गया। अखबारों में खबर छपी, गरीब लड़के का जुगाड़ बना लाखों का बिजनेस। टीवी चैनलों पर उसका इंटरव्यू आया। उसने कहा, मैं तो बस अपनी माँ की बिरयानी और शहर के डोसे को मिलाकर नया स्वाद देना चाहता था। ये सब जनता का प्यार है। कुछ सालों में उसने एक छोटा रेस्टोरेंट खोला, बिरयानी डोसा हाउस। अब हर दिन सैकड़ों लोग आते। बच्चों की बर्थडे पार्टी, कॉलेज का गेट टुगेदर या ऑफिस की ट्रीट, हर जगह बिरयानी डोसा की धूम मच गई। लेकिन रफीक ने सिर्फ पैसा नहीं कमाया बल्कि समाज की सेवा भी की। उसने अपने मुनाफे का हिस्सा गरीब बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करना शुरू कर दिया। वो कहता, भूख सिर्फ पेट की नहीं होती, दिमाग की भी होती है। अगर बच्चों को पढ़ाई मिलेगी तो समाज का भविष्य मजबूत होगा। उसकी माँ गर्व से कहती, बेटा पहले लोग हंसते थे, अब तारीफ करते हैं। और रफीक मुस्कुराकर कहता, अम्मी ये तो बस शुरुआत है, एक दिन मेरा बिरयानी डोसा पूरे देश में पहुंचेगा। और वाकई उसका सपना सच हुआ। आज बिरयानी डोसा सिर्फ एक डिश नहीं बल्कि मेहनत, जिद और सपनों की कहानी है। गांव के किनारे एक बूढ़ा बढ़ई रामलाल रहता था। उसके पास बहुत धन नहीं था पर दिल बड़ा था। रोज वो टूटी फूटी चीजें ठीक करके बच्चों को मुफ्त में दे देता। एक दिन गांव में बड़ा तूफान आया और कई घरों की छत उड़ गई। सब लोग परेशान हो गए। रामलाल ने अपनी पुरानी लकड़ियों से सबके लिए अस्थायी छप्पर बना दिए। लोग हैरान थे कि बूढ़ा आदमी इतना कैसे कर पाया। गांव वालों ने मिलकर उसके लिए नया घर बना दिया। रामलाल मुस्कुराया और बोला, सच्चा धन दूसरों की मदद करना है। महाराष्ट्र के गुलाबगंज नाम के छोटे से कस्बे में 2 बड़े मजेदार चोर रहते थे। पहला था पुरणपोली चोर। उसका शौक बड़ा ही अजीब था। गहने पैसे की इसे कोई परवाह नहीं थी। उसे चाहिए होती थी सिर्फ और सिर्फ पुरणपोली। जब भी किसी घर में त्योहार पर या खास मौके पर पुरणपोली बनती, रात को वो दबे पांव जाता और सारी की सारी उठा ली जाता। सुबह गांव वाले जागते तो देखते पुरणपोली गायब। लोग हंसते और कहते, अरे पुरणपोली चोर आया था। दूसरा था गोल्ड हराम चोर। उसका सपना था सिर्फ सोना। उसे सोना चुराने का ऐसा जुनून था कि चाहे नाक की नथ हो, कान की बालियां हो या फिर घर में रखे पुराने सिक्के, सब पर उसकी नजर रहती थी। लेकिन उसके साथ अजीब बात ये थी कि हर बार वो सोना चुराने जाता और हर बार धोखा खा जाता। कभी नकली पीतल की थाली उठा लाता, कभी तिजोरी से लोहे के टकड़े। इसलिए लोग उसे चिढ़ाकर कहते, गोल्ड हराम चोर। गांव के लोग इन दोनों से परेशान भी रहते और मजा भी लेते।
पूरनपोली चोर अगर पकड़ा जाता तो लोग उसे मिठाइयों से लदी थाली दिखाकर हंसते, और गोल्ड हराम चोर अगर पकड़ा जाता तो लोग उसकी थैली खोलकर मजाक उड़ाते, देखो सोना चुराने गया था और लोहा उठा लाया। एक बार गांव में बड़ा भंडारा हुआ। मंदिर में हजारों पूरनपोलियां बनी। सबने पूजा की और खाना खाया। रात को मंदिर का दरवाजा बंद हुआ, लेकिन अगली सुबह जब पुजारी मंदिर पहुंचे तो देखा पूरा भंडारा गायब, थालियां खाली। लोग बोले, और कौन करेगा, पूरनपोली चोर ने भगवान का प्रसाद भी नहीं छोड़ा। सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। इधर गोल्ड हराम चोर की भी एक कहानी मशहूर थी। एक बार वो सरपंच जी के घर घुसा। उसने देखा कि तिजोरी में चमचमाती छड़ें रखी हैं। उसने सोचा, वाह असली सोना है। रात भर बोरा भरकर खींचता रहा। सुबह जब बोरा खोला तो उसमें निकले लोहे के कबाड़। लोग फिर हंसते हुए बोले, गोल्ड हराम चोर को फिर हराम का ही मिला। अब हुआ यूं कि दोनों चोर आपस में टकरा गए। पूरनपोली चोर बोला, अरे गोल्ड हराम, सोना सोना करता है, कभी पेट की भी सोचा कर, बिना खाने के सोना किस काम का। गोल्ड हराम बोला, और तू दिन रात बस पोली खाता रहता है, कभी पैसा कमाना भी सीख। पैसा होगा तो सोना भी खरीद लूंगा और तेरे लिए पूरनपोली भी। बहस इतनी बढ़ी कि दोनों ने तय कर लिया, चलो देखते हैं सबसे बड़ा चोर कौन है। जो सबसे बड़ी चोरी करेगा वही असली उस्ताद कहलाएगा। त्योहार की रात आई। पूरनपोली चोर ने योजना बनाई, आज मैं पूरी गली की पूरनपोलियां चुराऊंगा। गोल्ड हराम चोर ने कहा, और मैं सरपंच जी की तिजोरी साफ कर दूंगा। रात को चुपचाप दोनों निकले। पूरनपोली चोर बोरे में थाली पर थाली भरता जा रहा था। उसका बोरा इतना भारी हो गया कि वो ठोकर खाकर गिर पड़ा। सारी पूरनपोलियां सड़क पर बिखर गईं। कुत्ते बिल्लियां आकर खाने लगे। गांव वाले शोर सुनकर बाहर निकले और हंसते हुए बोले, देखो भगवान ने भी इसे बांटना सिखा दिया। उधर गोल्ड हराम चोर ने सरपंच की तिजोरी खोली, बोरे में गहने और छड़े भर ली। उसका दिल नाच उठा, अब की बार तो किस्मत चमक गई। लेकिन सुबह जब बोरा खोला तो उसमें निकली सिर्फ नकली छड़े और कबाड़। सरपंच जी ने पहले ही सुरक्षा के लिए डुप्लीकेट रख दिए थे। गांव वाले फिर हंस पड़े। हराम का हराम ही निकला। गुस्साए गांव वालों ने दोनों को पकड़कर पंचायत के सामने लाया। सरपंच जी ने कहा, अरे तुम दोनों कब तक चोरी करोगे? एक को बस खाने की लालच, दूसरे को बस सोने की। मेहनत करोगे तो सब मिलेगा, चोरी से कुछ हाथ नहीं आता। पूरनपोली चोर बोला, अगर रोज मुझे एक एक पोली मिल जाए तो मैं चोरी छोड़ दूंगा। गोल्ड हराम चोर बोला, और मुझे सोना चाहिए पर मेहनत का। गांव वालों ने फैसला किया, पूरनपोली चोर को मिठाई की दुकान पर नौकरी मिलेगी और गोल्ड हराम चोर को सुनार की दुकान पर। धीरे धीरे दोनों को काम से मजा आने लगा। पूरनपोली चोर रोज ताजी ताजी पूरनपोली बनाकर बेचता। लोग कहते, वाह चोरी से अच्छा तो ये काम है। गोल्ड हराम चोर गहनों की पहचान सीख गया और ईमानदारी से पैसे कमाने लगा। कुछ महीनों बाद दोनों की जिंदगी बदल गई। अब वो चोरी नहीं करते थे, पर हाँ, जब भी हाट बाजार में मिलते तो पुराने दिनों को याद करके ठहाके लगाते। पूरनपोली चोर कहता, याद है जब कुत्ते मेरी पोली खा गए थे? गोल्ड हराम चोर हंसकर कहता, और याद है जब तिजोरी से कबाड़ निकला था? दोनों पेट पकड़कर हंसते और गांव वाले भी हंसी में शामिल हो जाते। इस तरह गुलाबगंज के ये दो चोर गांव के हीरो बन गए, एक पूरनपोली वाला और दूसरा गोल्ड हराम वाला। भारत के दिल में बसे एक छोटे से गांव का नाम था रामपुरा। ये गांव हरियाली, खेत खलिहानों और मिट्टी की खुशबू से भरा था। लोग मेहनती थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी समस्या थी गांव की टूटी फूटी कच्ची सड़क। बरसात में सड़क कीचड़ से भर जाती, कोई निकल ही नहीं पाता। गर्मी में धूल उड़ती रहती और लोग परेशान। कई बार गांव वालों ने सरकार से शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसी बीच आई पंचायत चुनाव। गांव के नए उम्मीदवार रामेश्वर सिंह ने चुनाव प्रचार में बड़े बड़े वादे किए। वो हर घर जाकर बोला, भाइयों और बहनों मुझे जिताइए, मैं सबसे पहले रामपुरा की पक्की सड़क बनवाऊंगा। अब हमारे बच्चों को कीचड़ में नहीं चलना पड़ेगा। किसान अपनी फसल आसानी से बाजार तक ले जाएंगे और हमारा गांव शहर जैसा चमक उठेगा। गांव वालों ने उसकी बातों पर भरोसा किया और उसे भारी मतों से जिताया। चुनाव जीतने के बाद रामेश्वर ने गांव में ऐलान किया, खुशखबरी, हमारी सड़क का बजट पास हो गया है, अब रामपुरा की किस्मत बदल जाएगी। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। बच्चे नाचने लगे, किसान हंसने लगे और औरतें सोचने लगी कि अब बाजार और अस्पताल जाना आसान हो जाएगा। लेकिन असली खेल यहीं से शुरू हुआ। कुछ ही दिनों बाद शहर का बड़ा ठेकेदार बंसीलाल प्रेसिडेंट के घर पहुंचा। उसने धीमी आवाज में कहा, देखिए प्रेसिडेंट साहब, सड़क बनाने का ठेका मुझे मिला है, लेकिन असली खेल सुनिए। बजट 50 लाख है, उसमें से आधा हम दोनों बांट लेंगे। ऊपर से थोड़ी सी डामर डाल देंगे, अंदर से घटिया माल भर देंगे। कागजों में काम पूरा दिख जाएगा और जेब में लाखों आ जाएंगे।
रामेश्वर पहले थोड़ा चौंका, लेकिन फिर उसकी आंखों में चमक आ गई। लालच उसके दिल में घर कर गया। उसने हाथ मिलाकर कहा, ठीक है बंसीलाल, यही सौदा रहेगा। गांव वाले थोड़े दिन खुश रहेंगे, फिर सब भूल जाएंगे। गांव में बड़े धूमधाम से सड़क बनाने का काम शुरू हुआ। ट्रक आए, मशीनें लगी, डामर पिघलाया गया, मजदूर मेहनत करते रहे और गांव वाले खुश होकर देखते रहे। बाहर से सड़क चमकदार दिख रही थी, लेकिन अंदर घटिया माल भरा जा रहा था। गिट्टी की जगह मिट्टी, सीमेंट की जगह धूल, ऊपर से पतली सी डामर की परत चढ़ा दी गई। गांव वाले सोच रहे थे, वह अब तो हमारा रामपुरा शहर जैसा बन गया। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनके सपनों के साथ धोखा हुआ है। काम आधा ही हुआ था कि प्रेसिडेंट रामेश्वर ने पंचायत भवन में दावत रखी। शराब, मटन, चिकन सब मंगाया गया। ठेकेदार और गांव के दबंग लोग वहां मजे कर रहे थे। बाहर खड़े गरीब लोग देख रहे थे कि उनका हक का पैसा कैसे उड़ाया जा रहा है। गांव का एक पढ़ा लिखा नौजवान राजू, जो कॉलेज में पढ़ता था, उसे सड़क देखकर शक हुआ। उसने हाथ से मिट्टी उठाई और देखा कि अंदर कीचड़ और गड्ढे हैं। राजू बोला, ये तो धोखा है, सड़क ज्यादा दिन टिकेगी नहीं। उसने मोबाइल से वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। गांव की सड़क में हो रही है बड़ी लूट, देखिए असली सच। राजू का वीडियो कुछ ही घंटों में वायरल हो गया। आसपास के गांवों और शहर तक खबर फैल गई। पत्रकार आए और कैमरे के सामने सड़क खोद कर दिखाया। अंदर सिर्फ मिट्टी और गीली रेत थी। गांव वाले गुस्से में पंचायत भवन पहुंचे और चिल्लाने लगे, हमें ईमानदारी चाहिए, प्रेसिडेंट मुर्दाबाद, लुटेरे हमारा पैसा लौटाओ। रामेश्वर और ठेकेदार बंसीलाल के होश उड़ गए। उनका नाम अखबारों और टीवी चैनलों पर आने लगा। कुछ ही दिनों बाद बारिश आई। पहली ही बरसात में सड़क की पोल खुल गई, डामर की पतली परत धुल गई और गड्ढे भर गए। गांव वाले जो खुशी से नाच रहे थे, अब रोने लगे। एक बूढ़ी दादी सड़क पर गिर पड़ी। बच्चे स्कूल जाते हुए कीचड़ में फंस गए। किसान ट्रैक्टर लेकर निकल ही नहीं पा रहे थे। गांव वालों का गुस्सा अब आग बन चुका था। गांव की जनता ने पंचायत भवन को घेर लिया। औरतें हाथों में लाठियां लेकर आईं, बच्चे नारे लगाने लगे, हमारा पैसा वापस करो, ईमानदार नेता चाहिए, लुटेरे प्रेसिडेंट इस्तीफा दो। राजू ने सबको संगठित किया और कहा, अब हमें चुप नहीं रहना, चलो जिलाधिकारी के पास चलते हैं। जिलाधिकारी खुद गांव में आए और सड़क की जांच कराई। रिपोर्ट आई, सड़क निर्माण में 25 लाख रुपए का घोटाला हुआ है। सरकार ने तुरंत कार्रवाई की। रामेश्वर सिंह को प्रेसिडेंट की कुर्सी से हटा दिया गया। ठेकेदार बंसीलाल पर केस दर्ज हुआ और उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया। गांव वालों ने मिलकर फिर से चुनाव कराया। इस बार उन्होंने ईमानदार नौजवान राजू को खड़ा किया। राजू ने कहा, मैं सड़क बनवाऊंगा, लेकिन एक एक रुपए का हिसाब जनता को दूंगा। गांव वालों ने उसे जिताया। राजू ने ठेकेदारी में पारदर्शिता रखी। मजदूरों को पूरा पैसा मिला। काम जनता की निगरानी में हुआ। कुछ ही महीनों में गांव की सड़क सचमुच पक्की और मजबूत बनकर तैयार हुई। अब बारिश हो या धूप, सड़क टिकाऊ थी। गांव वाले खुश होकर बोले, अब समझ आया, असली नेता वही है जो जनता के लिए जीता है, ना कि जनता को लूटता है। पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से राज्य का राजा था, राजा भोलानाथ। नाम तो भोलानाथ था, पर गुस्से में आते ही आसमान जमीन एक कर देता था। राजा को दुनिया की हर सब्जी पसंद थी, लेकिन बैंगन उसका सबसे प्रिय था। बैंगन का भरता, बैंगन का भुर्ता, बैंगन का बार बार तला हुआ टुकड़ा, हर चीज उसकी थाली में चाहिए ही चाहिए। यहाँ तक कि राजमहल में रोज सुबह सबसे पहले यही पूछा जाता, महाराज आज बैंगन कैसी बनवाएं, मसाला, भुर्ता या दही वाला? राजा मुस्कुराता, मूंछें ऐंठता और कहता, बैंगन के बिना तो जीवन अधूरा है, बैंगन ही मेरा सच्चा मित्र है। दरबारियों को कभी कभी लगता कि अगर रानी और बैंगन में से चुनना पड़े तो राजा शायद बैंगन ही चुन लेगा। एक दिन सुबह सुबह राजकुक, राजा का शाही बावर्ची, दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ कांप रहे थे, चेहरा पीला पड़ गया था। महाराज, उसने हकलाते हुए कहा, राजभवन के बगीचे से सबसे बड़ा, सबसे सुंदर, सबसे मोटा बैंगन चोरी हो गया है। राजा की आंखें गोल हो गई। क्या कहा? मेरा पसंदीदा बैंगन चोरी हो गया है? पूरा महल गूंज उठा। रानी, मंत्री, सिपाही, पहरेदार सब दौड़कर आ गए। राजा ने दहाड़ते हुए कहा, जिसने भी मेरा बैंगन चुराया है वो देशद्रोही है, तुरंत ढूंढो उसे। मंत्री हरिराम बोला, महाराज चिंता मत कीजिए, हम जांच शुरू करते हैं। सबसे पहले पूछताछ बगीचे के माली से करनी होगी। माली को दरबार में लाया गया। राजा ने गरजते हुए पूछा, बताओ बैंगन कहाँ गया? माली घबराकर बोला, महाराज मैंने तो बैंगन कल ही देखा था, वो सूरज की रोशनी में चमक रहा था,
मानो बैंगन नहीं बैंगनपुर का राजा हो। पर आज सुबह जब आया तो डंठल खाली मिला। लगता है कोई चोर रात में आया होगा। राजा ने गुस्से में कहा, अगर बैंगन नहीं मिला तो तुम्हें ही जेल में डाल दूंगा। बेचारा माली रोते रोते बोला, महाराज बैंगन की कसम मैंने चोरी नहीं की। दरबार में कुछ चालाक दरबारी बैठे थे। उनमें से एक बोला, महाराज बैंगन चोरी करने वाला कोई आम इंसान नहीं हो सकता। ये कोई खास दुश्मन होगा, शायद पड़ोसी राज्य का राजा, जो जानता है कि आपको बैंगन कितना प्रिय है। उसने आपकी कमजोरी पर वार किया है। दूसरा दरबारी बोला, नहीं महाराज, ये काम महल के अंदर का ही है। चोरी करने वाला कोई है जो आपके साथ ही खाता पीता है। इतना सुनते ही राजा शक करने लगा, कहीं मेरी रानी ने तो बैंगन नहीं खा लिया। रानी तुरंत बोली, हे महाराज, मैं भले ही नाराज हो जाऊं, पर आपका बैंगन कभी नहीं चुराऊंगी। वैसे भी मुझे तो आलू पसंद है। दरबार में हंसी का फव्वारा फूट पड़ा। राजा ने ऐलान करवा दिया, जो भी मेरा बैंगन ढूंढ कर लाएगा उसे 100 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। सारे गांव कस्बे के लोग लग गए बैंगन ढूंढने। किसी ने कुएं में देखा, किसी ने मंदिर के पीछे, तो किसी ने तालाब में। एक पंडित जी तो यहां तक कह बैठे, महाराज बैंगन का अपहरण हुआ है। हो सकता है वो अब दूसरे राज्यों में शादी कर चुका हो। राजा ने माथा पकड़ लिया, हे भगवान, अब बैंगन का विवाह भी हो गया। 3 दिन बीत गए पर बैंगन का कुछ पता नहीं चला। तभी राजमहल के पास एक बंदर पकड़ा गया। उसके हाथ में वही बैंगन था, आधा खाया हुआ। सिपाही उसे पकड़कर दरबार में ले आए। राजा ने देखा और रोने जैसा चेहरा बना लिया, अरे मेरा प्यारा बैंगन आधा खा लिया इस बंदर ने। बंदर उछल कूद करने लगा, मानो कह रहा हो, क्या करे महाराज, बैंगन इतना स्वादिष्ट था कि खुद को रोक नहीं पाया। मंत्री हरिराम ने कहा, महाराज प्रत्यक्ष अपराधी तो ये बंदर है, इसे सजा दीजिए। राजा ने गुस्से में मूछें तानते हुए कहा, ऐसे गुनाह की सजा मौत होनी चाहिए। लेकिन तभी रानी ने हंसते हुए कहा, महाराज आप सचमुच बैंगन के दीवाने हैं। बैंगन के लिए बंदर को मार देंगे? क्यों ना इस बंदर को पालतू बना लिया जाए। अब ये रोज आपके लिए बैंगन तोड़ कर आएगा। राजा ने सोचा और बोला, ठीक है, इसे फांसी नहीं नौकरी मिलेगी। आज से ये बंदर बैंगन मंत्री कहलाएगा। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। उस दिन से बंदर सचमुच रोज राजा के लिए बैंगन लेकर आता, कभी खेत से, कभी बाजार से, कभी किसी सब्जी वाले की गाड़ी से चुपके चुपके उठा लाता। राजा खुश हो गया। वो बोला, आज से मेरे राज्य का प्रतीक चिन्ह बैंगन होगा और साल में एक दिन बैंगन दिवस मनाया जाएगा। गांव के लोग भी मजे लेने लगे। बच्चे गली गली में नारा लगाने लगे, बैंगन हमारा राजा है, राजा हमारा बैंगन है। धीरे धीरे राजा का बैंगन प्रेम पूरे राज्य में मशहूर हो गया। पड़ोसी राज्य के लोग भी चिढ़ाते, देखो देखो ये वही राजा है जिसका बैंगन चोरी हो गया था। राजा पहले तो गुस्सा करता पर फिर हंस देता। आखिरकार उसने मान ही लिया कि राजा हो या प्रजा, बैंगन सबको प्यारा है। और इस तरह एक बैंगन ने पूरे राज्य को हंसी और एकता में बांध दिया। गांव रामपुर हमेशा से ही अपनी खूबसूरती और खेती के लिए मशहूर था। हरे भरे खेत, मिट्टी की पगडंडियां और तालाब, सब कुछ देखने में सुंदर था। लेकिन एक बड़ी समस्या थी। गांव में ज्यादातर घरों में शौचालय नहीं थे। लोग खेतों और नदी किनारे खुले में शौच करने जाते थे। बरसात के मौसम में ये और भी बड़ी समस्या बन जाती थी। गांव के चौपाल पर सभी लोग इकट्ठा हुए। गांव के सरपंच रामलाल ने आवाज लगाई, भाइयों और बहनों, सरकार ने अब एक नई योजना निकाली है, ग्राम शौचालय लोन योजना। इसके तहत हर गरीब परिवार को लोन और सब्सिडी मिलेगी ताकि वो अपने घर में शौचालय बना सकें। लोग कानाफूसी करने लगे, लोन? अरे हम तो पहले से ही कर्ज में दबे हैं। लेकिन बहनों को बहुत दिक्कत होती है, अंधेरा होने का इंतजार करना पड़ता है। तभी शिवानी, जो गांव की स्कूल टीचर थी, बोली, ये शौचालय बनाना सिर्फ इज्जत की बात नहीं, सेहत की भी बात है, बीमारी भी कम होगी। सभी लोग चुप होकर सोचने लगे। सभा में बैठा गुलाबचंद, एक गरीब किसान, धीरे से बोला, साहब हम तो पहले ही बैल खरीदने के लिए लोन ले चुके हैं, अगर ये शौचालय लोन चुकाने में परेशानी हुई तो? सरपंच समझाते हुए बोले, गुलाबचंद ये लोन अलग है, सरकार इसका आधा पैसा खुद भरेगी, तुम्हें बस थोड़ा सा हिस्सा देना होगा। सुनकर बाकी लोग भी राहत की सांस लेने लगे।
अचानक गांव का चालाक ठेकेदार भोलाराम उठा और बोला, अरे भाई, शौचालय बनाना आसान काम नहीं है, मैं ही सबके लिए बना दूंगा, बस हर घर से थोड़ा ज्यादा पैसा ले लूंगा। गांव वाले फिर से डर गए, लेकिन शिवानी मैडम और सरपंच ने साफ कहा, नहीं, सरकार का नियम है कि जो परिवार चाहे वो खुद मजदूर रखकर भी बना सकता है। हमें मिलकर चालाकी से बचना होगा। गांव के लोग बैंक गए। बैंक मैनेजर शुक्ला जी ने सभी को फॉर्म दिए। कुछ बूढ़े लोगों को पढ़ना नहीं आता था तो बच्चे उनकी मदद करने लगे। गुलाबचंद फॉर्म भरते हुए बोला, अरे वाह, पहली बार हमें भी कोई सुविधा मिल रही है। सीन में दिखाया जा सकता है, सब लोग पंक्ति में बैठे हैं, कोई अंगूठा लगा रहा है, कोई हस्ताक्षर कर रहा है। धीरे धीरे गांव में शौचालय बनने लगे। औरतें मिट्टी और ईंट ढो रही थीं। बच्चे पानी लाकर मजे मजे में मदद कर रहे थे। मिस्त्री ईंट जोड़ रहा था। पर्दे पर मजेदार गाना और हंसी मजाक का माहौल दिखाया जा सकता है। गुलाबचंद का बेटा पिंटू खुशी से बोला, अब हमें रात में डर के खेत नहीं जाना पड़ेगा। ठेकेदार भोलाराम ने कोशिश की कि लोग उसके महंगे रेट पर काम कराएं, लेकिन सरपंच ने ऐलान किया कि जो भी ज्यादा पैसा मांगेगा उसका नाम ब्लैकलिस्ट में डाल देंगे। गांव वाले भोलाराम की चालाकी पकड़ लेते हैं। सब लोग तालियां बजाते हैं। कुछ महीनों बाद पूरा गांव बदल गया। अब गली मोहल्ले साफ थे। बच्चे स्कूल जाने से पहले आराम से शौचालय जाते थे। महिलाएं खुश थीं कि अब उन्हें छिपना नहीं पड़ता। बीमारियां भी कम होने लगी। डॉक्टर ने गांव आकर कहा, अब गांव में बच्चों की सेहत अच्छी हो रही है क्योंकि गंदगी कम हुई है। फिर से चौपाल पर मीटिंग हुई। इस बार जिले के अधिकारी आए और बोले, रामपुर गांव अब ओपन डेफिकेशन फ्री गांव बन गया है। आप सबने मिलकर यह कमाल किया है। गुलाबचंद गर्व से बोला, शुरू में मुझे डर था लोन का, लेकिन अब लगता है कि यह सबसे अच्छा निवेश था। अंत में शिवानी मैडम बच्चों को समझाती हैं, बच्चों, शौचालय सिर्फ ईंट और सीमेंट का नहीं होता, यह हमारी सेहत, इज्जत और तरक्की का प्रतीक है। अगर हम साफ रहेंगे तो गांव तरक्की करेगा। बच्चे मिलकर नारा लगाते हैं, साफ गांव खुशहाल गांव। वाराणगढ़ शहर में एक चालाक चोर काला नकाब के नाम से मशहूर था। उसकी पहचान कभी किसी को नहीं पता चली। एक रात उसने एक व्यापारी की हवेली में सेंध लगाई। धीरे धीरे वह तिजोरी तक पहुंचा, पर जैसे ही ताला खोलने लगा, अचानक पुलिस की सायरन की आवाज गूंजी। व्यापारी ने पहले ही पुलिस को सूचना दे रखी थी। चोर ने तिजोरी छोड़कर पीछे के रास्ते से भागने की कोशिश की, लेकिन पूरा घर पुलिस ने घेर रखा था। अंततः वह पकड़ा गया। लेकिन असली मोड़ तब आया जब अदालत में उसे सजा सुनाई गई। जेल में उसने कई महीनों तक योजना बनाई और एक दिन गार्ड की वर्दी पहनकर भाग निकला। शहर में फिर अफवाहें फैल गईं, काला नकाब लौट आया है। पुलिस और चोर का यह खेल कई वर्षों तक चलता रहा। दिल्ली के पास एक कस्बे में बार बार गहनों की दुकानों में चोरी हो रही थी। हर बार चोर पुलिस से बच निकलता। थानेदार ने योजना बनाई, इस बार नकली दुकान बनवाई जिसमें गहनों की जगह नकली जेवर रखे। रात में चोर आया और जैसे ही जेवर उठाए, पूरा कमरा बंद हो गया। दरवाजा अपने आप लॉक हो गया और पुलिस अंदर पहुंच गई। चोर बोला, ये कैसी दुकान है? थानेदार हंसते हुए बोला, यह असली दुकान नहीं, तुम्हारे लिए बनाई गई जेल का दरवाजा है। इस तरह चोर अपनी ही लालच में फंस गया। कानपुर की जेल में रामू नाम का शातिर चोर बंद था। उसे बार बार भागने की आदत थी। जेलर ने उसे सख्त निगरानी में रखा, पर रामू दिन रात सोचता रहा, किस तरह निकलूं। उसने कई महीनों तक दीवार खोदनी शुरू की। रात में वह मिट्टी अपने कपड़ों में भरकर खेत में फेंक देता। धीरे धीरे एक लंबी सुरंग बन गई। एक तूफानी रात में वह सुरंग से निकल भागा, पर उसकी किस्मत खराब थी। जिस जगह सुरंग खुलती थी वहां पुलिस गश्त कर रही थी। जैसे ही वह निकला, सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। जेलर बोला, रामू, तुम्हारी मेहनत सराहनीय है, पर यह जेल से बाहर नहीं, सीधा फिर से अंदर ले जाती है। शिवपुर गांव का छोटा चोर मोहन बार बार चोरी करके पकड़ा जाता था। पुलिस ने उसे जेल में डाल दिया। वहां उसने एक बूढ़े कैदी से मुलाकात की।
बूढ़े ने कहा, बेटा, चोरी से कभी सुख नहीं मिलता। अगर मेहनत करेगा तो दुनिया भी सम्मान देगी। मोहन का दिल बदल गया। सजा पूरी होने के बाद उसने ईमानदारी से काम करना शुरू किया। धीरे धीरे वह गांव का सफल व्यापारी बन गया। लोग अक्सर कहते, यह वही मोहन है जो कभी चोर था, अब गांव का सहारा बन गया है। मुंबई के एक बड़े होटल में लगातार चोरी हो रही थी। पुलिस इंस्पेक्टर अजय ने योजना बनाई। वह खुद वेटर बनकर होटल में काम करने लगा। चोरों को शक भी नहीं हुआ। एक रात जब चोर होटल की लॉकर तोड़ रहे थे, तभी वेटर बनकर खड़ा इंस्पेक्टर अचानक पिस्तौल निकालकर बोला, अब खेल खत्म। चोर हैरान रह गए। तुम तो वेटर थे। इंस्पेक्टर हंसते हुए बोला, नहीं, मैं तुम्हारे लिए इंतजार करता पुलिस वाला हूँ। चोर पकड़ लिए गए और होटल सुरक्षित हो गया। पटना की सेंट्रल जेल में अचानक खबर फैली, 20 कैदी भाग निकले। पुलिस पूरे शहर में अलर्ट हो गई। पर जांच में पता चला कि कैदी भागे नहीं थे, बल्कि एक कैदी ने अफवाह फैलाई थी ताकि जेल का गार्ड परेशान हो जाए। पुलिस ने उस कैदी को अलग बैरक में डाल दिया। इस घटना से सीख मिली कि कभी कभी भागने से ज्यादा अफवाहें भी जेल को हिला सकती हैं। राहुल नाम का चोर हमेशा कहता था, बस एक आखिरी चोरी और फिर जिंदगी बदल दूंगा। उसने बैंक में चोरी करने की योजना बनाई। सब कुछ तैयार था, लेकिन जैसे ही वह बैंक पहुंचा, पुलिस पहले से मौजूद थी, क्योंकि उसके किसी साथी ने ही पुलिस को खबर दे दी थी। राहुल को गिरफ्तार किया गया और अदालत ने कहा, हर चोर यही सोचता है कि बस एक आखिरी बार, पर अपराध का अंत जेल में ही होता है। इन कहानियों से यह स्पष्ट होता है कि चोरी का रास्ता कभी स्थायी नहीं होता। पुलिस चाहे जितना भी देर से पहुंचे, पर अंत में जीत कानून की ही होती है। हर चोर के जीवन में एक मोड़ आता है जहां वह बदल सकता है। भारत का हर गांव और कस्बा अपनी अलग पहचान रखता है। यहाँ लोग गरीबी और मुश्किलों के बीच भी अपनी बुद्धि और जुगाड़ से ऐसा काम कर जाते हैं जिसे देखकर बड़े बड़े इंजीनियर और व्यापारी दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। यही तो असली भारतीय हुनर है, जुगाड़। और ऐसी ही एक अनोखी जुगाड़ की कहानी है ऑटो रिक्शा मोबाइल शॉप की। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे बड़ा गाँव में अर्जुन नाम का युवक रहता था। अर्जुन पढ़ाई में ठीक ठाक था, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति खराब थी। उसके पिता खेतीहर मजदूर थे और माँ घर पर ही सब्जियां बेचकर कुछ पैसे कमा लेती थी। अर्जुन का सपना था कि उसका भी एक दिन बड़ा मोबाइल शोरूम हो, जहां लोग दूर दूर से मोबाइल लेने आए। लेकिन किस्मत ने उसे कभी इतना पैसा नहीं दिया कि वो शहर में दुकान खोल सके। घर की गरीबी ने उसे मजबूर कर दिया था कि कोई छोटा मोटा धंधा शुरू करे। गाँव के पास का शहर भदोही मोबाइल बाजार के लिए मशहूर था। अर्जुन अक्सर वहां जाता और देखता कि लोग मोबाइल खरीदने के लिए कितनी भीड़ लगाते हैं। वो सोचता, काश मेरा भी यहाँ एक मोबाइल शोरूम होता तो मैं भी पैसे कमाता और लोगों की ज़रूरतें पूरी करता। लेकिन उसके पास किराए की दुकान लेने तक के पैसे नहीं थे। एक दिन वो अपने दोस्त पप्पू से मिला और कहा, यार मैं दुकान तो खोलना चाहता हूँ, लेकिन पैसा कहाँ से लाऊं? पप्पू हंसते हुए बोला, तू जुगाड़ क्यों नहीं करता? दुकान नहीं है तो क्या हुआ, तेरे पास पुराना ऑटो रिक्शा तो है ना? अर्जुन ने सोचा, हाँ क्यों ना इसी ऑटो रिक्शे को मोबाइल की दुकान बना दो। दुकान मेरे पास खुद घूमेगी और जहां ग्राहक मिलेगा वहीं जाकर मोबाइल बेच दूंगा। अगले ही दिन अर्जुन ने अपने पुराने ऑटो रिक्शे को धो पोंछ कर सजाना शुरू किया। उसने उसमें लकड़ी के छोटे छोटे रैक लगाए जिन पर मोबाइल के बॉक्स सजाए जा सकें। ऊपर एक बोर्ड लगाया, मोबाइल शॉप सबके लिए, हर गली हर गाँव में। उसने सस्ते महंगे सभी तरह के मोबाइल थोक बाजार से उधार पर रखे थे। साथ ही चार्जर, ईयरफोन, कवर और पावर बैंक जैसी छोटी मोटी चीजें भी जोड़ ली। अब उसका ऑटो रिक्शा एक चलता फिरता मोबाइल स्टोर बन चुका था। सुबह होते ही अर्जुन ने अपना ऑटो गांव की चौपाल पर खड़ा किया। उसने माइक लगाकर आवाज लगाई, मोबाइल चाहिए मोबाइल, नया स्मार्टफोन चाहिए या पुराना कीपैड मोबाइल, सबसे सस्ता दाम यही मिलेगा। गाँव के लोग पहले तो हंसने लगे। किसी ने कहा, अरे ये कैसा दुकान है, ऑटो में भी मोबाइल बिकेता क्या? लेकिन धीरे धीरे लोग इकट्ठा होने लगे। अर्जुन ने एक किसान को सस्ता कीपैड मोबाइल दिखाया और बोला, बाबूजी इसमें बैटरी 5 दिन चलती है, गांव में नेटवर्क बढ़िया पकड़ता है और कीमत सिर्फ 900 रुपए।
किसान को मोबाइल पसंद आ गया, उसने तुरंत खरीद लिया। ये अर्जुन की पहली बिक्री थी। उसके चेहरे पर खुशी चमक उठी। धीरे धीरे अर्जुन का ऑटोमोबाइल शॉप पूरे गांव में मशहूर हो गया। लोग कहते, दुकान पर जाने की जरूरत नहीं, दुकान खुद हमारे दरवाजे तक आ जाती है। महिलाएं अपने पतियों को बुलाकर कहती, देखो अर्जुन ने नए रंग का मोबाइल लाया है, उसमें कैमरा भी है, हमारी बेटी की शादी में काम आएगा। युवक अर्जुन के पास स्मार्टफोन खरीदने आते और अर्जुन उन्हें किस्तों में भी मोबाइल देता। भाई पैसे पूरे नहीं है, कोई बात नहीं, आधा अभी दे दो और आधा अगले महीने। इससे अर्जुन का भरोसा गांव वालों में और बढ़ जा। लेकिन हर सफलता के साथ चुनौती भी आती है। शहर के मोबाइल दुकानदारों को अर्जुन की दुकान से नुकसान होने लगा। उन्होंने मिलकर योजना बनाई और अर्जुन से कहा, तू ऐसे मोबाइल बेचकर हमारा धंधा क्यों बिगाड़ रहा है? अगर इसी तरह करता रहा तो हम तेरे खिलाफ शिकायत कर देंगे। अर्जुन डर गया, लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाई और बोला, मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा। अगर आप लोगों को दिक्कत है तो आप भी गांव-गांव घूमकर मोबाइल बेचो। धीरे धीरे दुकानदारों को समझ आ गया कि अर्जुन सिर्फ जुगाड़ से अपना पेट पाल रहा है। उन्होंने उसे रोकना छोड़ दिया। अर्जुन ने समय के साथ अपनी दुकान में और सुधार किए। उसने ऑटो में एक छोटी सी सोलर पैनल बैटरी लगाई जिससे मोबाइल चार्जिंग भी हो सके। उसने फ्री वाईफाई की सुविधा दी ताकि ग्राहक इंटरनेट चलाकर मोबाइल चेक कर सके। अब लोग अर्जुन के ऑटो को जादुई मोबाइल दुकान कहने लगे। बच्चे उसके पास गेम खेलने आते, बुजुर्ग चार्जिंग के लिए मोबाइल देते और महिलाएं रंग बिरंगे कवर और ईयरफोन खरीदती। अर्जुन का ऑटो सिर्फ बड़ा गांव ही नहीं, आसपास के 10 गांवों में मशहूर हो गया। लोग कहते, अगर मोबाइल खरीदना है तो अर्जुन की ऑटो दुकान ही सही जगह है। उसने धीरे धीरे अपने मुनाफे से और 2 ऑटो खरीद लिए और अपने दोस्तों को भी इसमें काम पर रखा। अब उसका कारोबार बढ़कर मोबाइल ऑन व्हील्स नाम से मशहूर हो गया। शहर के अखबारों में भी उसकी कहानी छपी। गरीब लड़के ने जुगाड़ से बनाई मोबाइल शॉप, अब गांव-गांव देता है सेवा। अर्जुन की मेहनत और जुगाड़ ने साबित कर दिया कि अगर लगन हो तो गरीबी भी रास्ता नहीं रोक सकती। उसने गांव के युवाओं को सिखाया, दुकान हमेशा 4 दीवारों में नहीं होती। असली दुकान वो है जो ग्राहक के पास खुद पहुंच जाए। गांव के और लड़के भी अलग अलग तरह के जुगाड़ करने लगे। कोई ठेले पर जूते बेचने लगा, कोई मोटरसाइकिल पर कपड़े। अर्जुन की ऑटो रिक्शा मोबाइल शॉप ने यह दिखा दिया कि भारतीय जुगाड़ किसी से कम नहीं। छोटी सी सोच भी बड़ा व्यापार बना सकती है। आज अर्जुन गांव-गांव घूमकर न केवल मोबाइल बेचता है, बल्कि बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए डेटा पैक दिलाता है, किसानों को कृषि ऐप्स डाउनलोड करना सिखाता है और युवाओं को रोजगार भी देता है। ये कहानी हमें सिखाती है, गरीबी कोई बाधा नहीं है, दिमाग और मेहनत से हर समस्या का समाधान निकल सकता है। ग्राहक की सुविधा ही सबसे बड़ा व्यापार है। और इस तरह अर्जुन का ऑटो रिक्शा सिर्फ एक मोबाइल शॉप नहीं, बल्कि भारतीय जुगाड़ की मिसाल बन गया।